हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बी एल चौधरी, टीम बॉटनी CLC सीकर। हाँ तो बेटा स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 113 के अंदर। तो बेटा देखो कि प्रीवियस लेक्चर में अपन जो नेगेटिव इंटरेक्शन होती है, ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया, और ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया में एक्सप्लॉइटेशन, जो शोषण थे, शोषण के दो प्रारूप परभक्षण और पैरासिटिज्म। तो अपन पैरासिटिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। पैरासिटिज्म, परजीविता। और अपन ने कहा था बेटा कि परजीविता में ये भी प्लस माइनस संबंध है, प्लस माइनस संबंध। और प्लस माइनस में अपन ने बताया था बेटा कि पैरासाइट और ये माइनस पर क्या होता है, होस्ट। और अपने कहा था बेटा कि सबसे पहले तो इस इंटरेक्शन में सबसे अनिवार्य चीज है कि पैरासाइट और होस्ट दोनों अलग अलग जाति से संबंधित होने चाहिए, जो होते भी हैं। यस, और पैरासाइट हमेशा ही अपने होस्ट से छोटा होता है। अपने कहा था बेटा कि पैरासाइट अपने होस्ट को डायरेक्टली किल नहीं करता है, बल्कि उसका लंबे समय तक शोषण करता है, फिर वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो फिर या तो किसी अपना उस बीमारी से या फिर प्रिडेशन उस पर हावी हो जाता है। यस बेटा, तो फिर उसकी मृत्यु होती है। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि पैरासाइट और होस्ट, ये अपने सारी बातें की। अपन ये भी बताया कि मोस्ट ऑफ पैरासाइट होस्ट स्पेसिफिक पर्पोसी विशिष्ट होते हैं, और अकॉर्डिंग इवोल्यूशन अगर कोई पर्पोसी अपने में परिवर्तन करता है तो परजीवी साथ साथ परिवर्तन करता है, क्योंकि को इवोल्यूशन सह उद्विकास दर्शाते हैं। फिर अपन ने कहा बेटा कि दो टाइप के पैरासाइट होते हैं। एक्टोपैरासाइट जो शरीर की बाह्य सतह पर रहते हैं, एंडोपैरासाइट जो आंतरिक अंगों में रहते हैं। और ये अपने एक्टोपैरासाइट एंडोपैरासाइट के सारे एग्जांपल्स बता चुके थे। अब बेटा देखो, जो एंडोपैरासाइट है उनका लाइफ साइकिल बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल जीवन चक्र होता है, और वो कई सारे एडेप्टेशन शो करते हैं ताकि वो होस्ट में लंबे समय तक सर्वाइव कर सके, और ये इंटरेक्शन लंबे समय तक चल सके, और होस्ट को वो कम कम हानि पहुंचाएं। तो बेटा आप जानते हैं कि अब देखो कि जो एंडोपैरासाइट है, एंडोपैरासाइट अंतः परजीवी। तो आप कहोगे एंडोपैरासाइट होस्ट के शरीर में रहने के लिए विभिन्न अनुकूलन दर्शाते हैं, विभिन्न अनुकूलन दर्शाते हैं, जो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। बहुत सारे एडेप्टेशन शो करते हैं। तो बेटा वो एडेप्टेशन क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपका है लॉस ऑफ अननेसेसरी ऑर्गन्स। भाई जिन ऑर्गन्स की आवश्यकता ही नहीं है, क्या मतलब है, जो नेसेसरी नहीं है, अनावश्यक अंगों का लोप, अनावश्यक अंगों का लोप। यस, तो लॉस ऑफ अननेसेसरी ऑर्गन यानी बेटा अनावश्यक अंगों का लोप। भाई क्या जरूरत है, होस्ट की बॉडी में चुपचाप पड़े रहेंगे। यस, उसके बाद देखो बेटा सेकंड अपन बात करते हैं लॉस ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स का भी लोप होगा, यानी संवेदी अंगों का लोप। यस बेटा, नेक्स्ट आप देखिए लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र का लोप, क्योंकि बेटा देखो इनको पाचन तंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है अगर आपने जूलॉजी के अंदर पैरासाइट एंडोपैरासाइट पढ़ा है तो आप जानते हैं कि ये होस्ट की बॉडी से पचित भोजन को ही अपनी पूरी बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इसलिए आप जानते हो कि लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र का लोप। यस, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं परजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन्स। एडहेसिव ऑर्गन्स यानी आसंजक अंगों की उपस्थिति, आसंजक
अंगों की उपस्थिति, यानी होस्ट की बॉडी अंदर जो अंग हैं उनसे सतह से चिपकने के लिए कई सारे आसंजक अंगों की उपस्थिति, यानी प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन्स। जैसे अपन कहते हैं हुक्स, अंकुश हुक्स, है ना, सकर चूसक अंग, हुक्स सकर्स की उपस्थिति, हुक्स सकर्स की उपस्थिति। जैसे आपने टीनिया सोलियम की बात की, टीनिया की बात की है, तो उसमें हुक्स भी होते हैं और सकर चूसक अंग भी होते हैं जिनकी सहायता से वो चिपके रहते हैं। यस बेटा, ये सारी बात आ गई। और फिर अपन कहेंगे कि आकार की और कार्य के रूप से अत्यंत सरल शरीर, आकार की और कार्य के रूप से, आकार की व कार्य के रूप से अत्यंत, यस बेटा, अत्यंत सरल शरीर। यानी आप कहते हो कि भाई मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फॉर्म में जो बहुत ही ज्यादा सरल शरीर, अत्यंत सरल शरीर। यस बेटा, फिर अपन बात करते हैं, देखो ये सरल शरीर। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं जटिल जीवन चक्र हो गया इनका। इसके अलावा मतलब इनका उच्च जनन विभव, उच्च जनन विभव, यानी बायोटिक पोटेंशियल बहुत ही हाई होता है बेटा। बायोटिक पोटेंशियल आर वैल्यू, यानी उच्च जनन दर होती है, तो ये अपनी संख्या बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। तो आकार की और कार्य की रूप से, आकार की कार्य के रूप से अत्यंत सरल शरीर और उच्च जनन विभव, हाई बायोटिक पोटेंशियल। यस भाई। और फिर अपन कहते हैं कि जटिल जीवन चक्र, कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल, जटिल जीवन चक्र, कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल। तो बेटा देखो, बहुत सारे जो पैरासाइट होते हैं मैं आपको बता दूं, तो वो अनेक परजीवी अपने प्राथमिक प्रकोष्ठ तक पहुंचने के लिए अनेक वाहकों पर निर्भर होते हैं। तो अपन कहेंगे कि अनेक परजीवी अपने प्राथमिक प्रपोषी, जिसमें वो रोग करते हैं, प्राथमिक प्रपोषी तक पहुंचने के लिए अनेक वाहकों या इनको अपन कहेंगे IMH, इंटरमीडिएट होस्ट पर निर्भर होते हैं। यस बेटा, तो देखो अनेक परजीवी अपने प्राथमिक प्रपोष तक पहुंचने के लिए बहुत सारे वाहकों, इंटरमीडिएट होस्ट पर डिपेंडेड होते हैं। यस, और ये अपन बात, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे ह्यूमन लीवर फ्लूक है, ह्यूमन लीवर फ्लूक, तो वो ट्रिमेटोडा का सदस्य है। तो आप जानते हैं कि ह्यूमन लीवर फ्लूक, मानव यकृत प्रणाबकर्मी लीवर फ्लूक, ये जानते हो बेटा कि जो क्लास आपकी होती है प्लेटीहेल्मिन्थीज, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज जो क्लास होती है, तो उसका सदस्य है ये, उसकी क्लास का है ट्रिमेटोडा का सदस्य है। तो ह्यूमन लीवर फ्लूक 2 इंटरमीडिएट होस्ट रखता है, 2 IMH इंटरमीडिएट होस्ट रखता है, स्नेल, घोंगा और फिश, फिर उसके थ्रू मानव में पहुंचता है। तो ह्यूमन लीवर फ्लूक जो ट्रिमेटोडा का सदस्य है, 2 मध्यवर्ती प्रपोषी स्नेल और फिश पर निर्भर होता है। स्नेल और फिश, घोंगे और मछली पे डिपेंड होता है। फिर आप जानते हैं मानव में आता है ये, क्लियर। इसलिए अपन कहते हैं कि अनेक परजीवी अपने प्राथमिक प्रपोषी तक पहुंचने के लिए अनेक वाहक इंटरमीडिएट होस्ट पर निर्भर होते हैं। यस बेटा, अब आप जानते हैं, तो ये सारे एडेप्टेशन हो गए एंडोपैरासाइट के द्वारा, ये एडेप्टेशन शो किए जाते हैं। यस, और इसी से वो होस्ट में लंबे समय तक सर्वाइव कर पाता है और थोड़ी हानि भी कम पहुंचाता है। तो ये जो रिलेशन है ये लॉन्ग टाइम तक चलता है, फिर ये लॉन्ग टाइम तक ये रिलेशन चलता है। बात को समझ रहे हैं? यस। अब बेटा देखिए कि ये अपने सारे एडेप्टेशन हो गए। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर कि भाई पोषक को क्या हानि होती है, पोषक को परजीवी से हानि क्या होती है। तो पोषकों को हानि,
यानी होस्ट को क्या क्या हानि होती है। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि पहली बात तो उसकी सर्वाइविलिटी, उत्तरजीविता में कमी आती है, उत्तरजीविता में कमी। यस बेटा, हाँ, तो धीरे धीरे आप जानते हो कि उसकी सर्वाइविलिटी यानी उत्तरजीविता में कमी आती है, और उसके बाद जनन में कमी आती है, जनन में कमी आती है, और आप समझ सकते हैं बेटा जनन में कमी आती है। फिर धीरे धीरे देखो ये पैरासाइट होस्ट को डायरेक्टली किल तो करता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे क्या करता है, कमजोर कर देता है। तो जब वो कमजोर हो जाता है, गांव में आपने देखा होगा जैसे मवेशी कोई बच्चा जन्मता है, उसके जूं पड़ जाती थी या फिर कीड़े पड़ जाते थे, इंसेक्ट हो जाते थे, तो कई वो वीक हो जाता है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे वीक हो जाता है तो उस पर परभक्षण की संभावना बढ़ जाती है, परभक्षण की संभावना बढ़ जाती है। यस बेटा, तो परभक्षण की संभावना बढ़ जाती है, प्रीडेशन के चांस बढ़ जाते हैं, है ना बेटा। तो इस प्रकार अपन बात बेटा कि वो, और धीरे धीरे वो फिजिकली वीक हो जाता है, बात को समझे, जिससे परभक्षण की संभावना बढ़ जाती है। और पोषक का समष्टि घनत्व है, फिर पोषक का समष्टि घनत्व क्या होता है, घटता है, पोषक का समष्टि घनत्व घटता है, समष्टि घनत्व घट जाता है फिर। यस, तो ये बात हो गई कि पोषकों को क्या लॉस होता है, क्या हानि होती है। तो ये बात आपकी कि इस प्रकार फिर उसको, पोषकों को लंबे समय के बाद ये हानि होती है। यस, अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड अपन और पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, हाँ तो देखिए बेटा, अब देखो कुछ अदर अपन बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बात करते हैं, हाइपर पैरासिटिज्म। हाइपर पैरासिटिज्म क्या होती है, हाइपर पैरासिटिज्म, पर परजीविता। तो देखिए बेटा, हाइपर पैरासिटिज्म, पर परजीविता, तो इसका मीन क्या होता है, पैरासाइट और पैरासाइट, पैरासाइट और पैरासाइट, यानी परजीवी के ऊपर परजीवी, परजीवी के ऊपर परजीवी, पैरासाइट और पैरासाइट। तो ये बेटा आपकी होती है हाइपर पैरासिटिज्म। कुछ एग्जांपल आपने इसके देखे होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल इसका, जैसे बेटा अपन कहें कि बैक्टीरियोफेज वायरस के द्वारा परजीवी जीवाणु में आक्रमण। तो बैक्टीरियोफेज वायरस, जीवाणु भोजी वायरस के द्वारा मैं लिख दूं कि जीवाणु भोजी वायरस के द्वारा, यानी बेटा जीवाणु भोजी वायरस आप समझ सकते हैं, वे वायरस जो जीवाणु पे आक्रमण करते हैं। तो जीवाणु भोजी वायरस के द्वारा परजीवी जीवाणु, ऐसा जीवाणु जो खुद भी परजीवी है, परजीवी जीवाणु पर आक्रमण। यस बेटा, तो पैरासाइट और पैरासाइट हो गए ना भाई, एक बैक्टीरियोफेज वायरस के द्वारा परजीवी जीवाणु पर आक्रमण। यस बेटा, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, या परजीवी जीवाणु में संक्रमण, वही बात आपकी होगी। अब देखिए बेटा एक नेक्स्ट एग्जाम्पल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो एग्जाम्पल सेकंड है। तो देखिए बेटा क्या, कि जैसे यार्सिनिया पेस्टिस, यार्सिनिया पेस्टिस मैं आपको बता दूं, है ना बेटा, यार्सिनिया पेस्टिस, ये इसको मैं कहूं पाश्चुरेला, पाश्चुरेला पेस्टिस, यार्सिनिया पेस्टिस, या बेटा मैं आपके सामने कहूं कि पाश्चुरेला पेस्टिस एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है, सुनना, एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है। यस, और आप समझ सकते हैं कि यह प्लेग रोग के लिए उत्तरदायी है। तो ध्यान से सुनना, यार्सिनिया पेस्टिस या पाश्चुरेला पेस्टिस एक बैक्टीरिया है जो किस रोग के लिए उत्तरदायी है बेटा, प्लेग के लिए। लेकिन देखना एक कैसे एग्जाम्पल है पैरासाइट और पैरासाइट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और आपको जूलॉजी के अंदर इसको बताया भी होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट, फिर मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपके सामने कि देखो बेटा ये जो बैक्टीरिया है, ये यार्सिनिया पेस्टिस या पाश्चुरेला पेस्टिस, तो यह बैक्टीरिया, यह जीवाणु, यह बैक्टीरिया रेड फ्ली,
रेड फ्ली एक प्रकार की मक्खी, रेड फ्ली, जिनोप्सिला, जिनोप्सिला चिनोप्सिस, जिनोप्सिला चिनोप्सिस में परजीवी है। तो बेटा ये बैक्टीरिया जो है ना, यार्सिनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस, ये बैक्टीरिया किसमें, रेड फ्ली, जो एक छोटी एक प्रकार की मक्खी है, उस मक्खी के अंदर ये परजीवी है, जिनोप्सिला चिनोप्सिस में ये परजीवी बैक्टीरिया। बात को समझ रहे हो। और आप जानते हैं कि जो रेड फ्ली है, रेड फ्ली, ये जो रेड फ्ली है, रेड फ्ली चूहे में बाह्य परजीवी के रूप में रहती है, बाह्य परजीवी, एक्टोपैरासाइट के रूप में रहती है। अब आप समझ रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है वो कौन सा बैक्टीरिया है, पास्चुरेला पेस्टिस या यार्सिनिया पेस्टिस। ये एक बैक्टीरिया जीवाणु है जो प्लेग रोग के लिए उत्तरदायी है। और ये बैक्टीरिया रेड फ्ली जो एक मक्खी है, जिनोप्सिला चिनोप्सिस में परजीवी है या इस रेड फ्ली में पाया जाता है। और ये जो रेड फ्ली है, ये मक्खी है, ये चूहे पर बाह्य परजीवी के रूप में रहती है, चूहे पर एक्टोपैरासाइट के रूप में रहती है। जब तक चूहा जिंदा है तब तक ये उसको छोड़ेगी नहीं। जैसे चूहे मर जाते हैं तो ये एक्टोपैरासाइट उस चूहे के शरीर से मुक्त हो जाते हैं। तभी तो अपन कहते हैं कि चूहे प्लेग फैलाते हैं। तो चूहा प्लेग के लिए उत्तरदायी थोड़ा ही है, चूहा प्लेग फैलाता है क्योंकि चूहे पर एक एक्टोपैरासाइट है, रेड फ्ली, वो मक्खी। और जब चूहा मरता है तो मक्खी मुक्त होती है, तो उस मक्खी के अंदर बैक्टीरिया है, उस मक्खी के अंदर क्या है, बैक्टीरिया, और वो क्या है, यार्सिनिया पेस्टिस। इसलिए बताओ एक सुंदर एग्जांपल, हाइपर पैरासिटिज्म, पर परजीविता, पैरासाइट और पैरासाइट। यस बेटा। तो देखिए कि ये तो आपने सारे नेचर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपने देखे पैरासिटिज्म के। जो ट्रू पैरासिटिज्म होती है, 7 प्रकार की परजीविता होती है। अब एक बहुत ही सुंदर या बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, और बेटा देखो कि वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, ब्रूड पैरासिटिज्म, ब्रूड पैरासिटिज्म। तो देखिए कि ब्रूड पैरासिटिज्म जो होती है ये अंड परजीविता होती है। पक्षियों में देखने को मिलती है। एनसीईआरटी में आपके लिख रखा है कि वर्षा ऋतु के दौरान अगर आप कोयल, कुक्को बर्ड जो होता है, कोयल की एक्टिविटीज, गतिविधियों का आप पीछा करें तो आपको ये एक्टिविटी देखने को मिलेगी, ब्रूड पैरासिटिज्म। यस बेटा। लेकिन ध्यान से सुनना कि जो ब्रूड पैरासिटिज्म है, अंड परजीविता है, ये 7 प्रकार की परजीविता नहीं है भाई। लेकिन फिर बात ये उठती है कि भाई इसको पैरासिटिज्म में क्यों इंक्लूड किया गया, क्यों सम्मिलित किया गया। तो देखो मैं आपको बताता हूं कि ब्रूड पैरासिटिज्म, अगर आप वर्षा ऋतु के अंदर कोयल की गतिविधियों का पीछा करें तो आपको देखने को मिलेगी कि जो कुक्को बर्ड होता है, कुक्को बर्ड होता है बेटा कोयल, तो कोयल यहाँ पैरासाइट की तरह होता है, और क्रो जो कोआ होता है वो होस्ट होता है, होस्ट की तरह होता है। तो कोए को हानि होती है और कुक्को बर्ड को क्या होता है, लाभ होता है। बात को समझे। अब देखिए बेटा कि कुक्को बर्ड, कोयल या क्रो, तो ये जो अंड परजीविता होती है, ब्रूड पैरासिटिज्म होती है, मैं आपको बता दूं बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कि ये एक प्रकार की परजीविता है जिसके अंतर्गत जो परजीवी पक्षी यानी कोयल अपने अंडों को परपोषी पक्षी यानी कौवे के घोंसले में रख देती है। यानी ये जो परजीवी पक्षी होते हैं वो घोंसले नहीं बनाते हैं, और ये परजीवी पक्षी अपने अंडों को परपोषी पक्षी कौवे के घोंसलों में रख देते हैं, और कौवा उनकी पेरेंटल केयर करता है, उनको सहने की मतलब हेचिंग की और पेरेंटल केयर का पूरा काम कौवा करता है। जबकि फिर बच्चे उत्पन्न किसके होते हैं, कोयल के। बात को समझ रहे हैं। तो पहली बात तो देखो कि इसको आपका जो मैं क्वेश्चन बता रहा था कि भाई ये 7 प्रकार की पैरासिटिज्म तो नहीं है, लेकिन एक प्रकार की पैरासिटिज्म है, और उसको क्यों इंक्लूड किया गया पैरासिटिज्म में। बात को समझे भाई। यहां ऐसा नहीं कि कोई सूक्ष्म पैरासाइट है जो रोग फैला रहा है, लेकिन इसको फिर क्यों इंक्लूड किया गया। तो देखो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां इसको पैरासिटिज्म में क्यों इंक्लूड किया गया, बात को आप समझ रहे हो। देखो कि अकॉर्डिंग इवोल्यूशन, जैव विकास के दौरान
कोयल ने अपने अंडों का आकार, रंग, प्रतिरूप एकदम कोए के समान कर लिया। तो जैव विकास के दौरान कोयल ने अपने अंडों का आकार, रंग, प्रतिरूप कोए के समान कर लिया। अगर थोड़ा भी भिन्न होता तो कौवा पहचान जाता। तो बिल्कुल अगर थोड़ा परिवर्तन होता तो दोनों ही अपने चीजों में परिवर्तन करते हैं। तो कोयल ने अपने अंडों का आकार, रंग, प्रतिरूप एकदम कोए के समान कर लिया। तो कौवा ने उसको अपने अंडे समझ के उनको सहने की, उनकी हैचिंग की प्रोसेस की। इसमें कोए की एनर्जी खर्च हुई, तो कोए का शोषण हो रहा है। और यहां ऐसा कुछ प्रदर्शित किया जा रहा है कि ये संबंध लंबे समय तक बना रहे। तो कोए का शोषण भी हो रहा है और संबंध लंबे समय तक बना रहे, तो यहाँ को इवोल्यूशन है, सह उद्विकास। इसलिए आप जानते हो जब सह उद्विकास हो और शोषण हो तो परजीविता के अलावा अपन कहीं नहीं रख सकते इस एग्जाम्पल को। कहां रखना पड़ेगा? परजीविता में। यस बेटा। तो अपन यहां लिखते हैं कि कोयल के अंडों का आकार, रंग, प्रतिरूप एकदम एग्जैक्टली एकदम कोए के समान होता है। यस बेटा। अब जो कोआ है, तो जो पेरेंटल केयर होती है या हैचिंग होती है, वो सारा आप जानते हैं कि हैचिंग ऑफ एग या पेरेंटल केयर, हैचिंग ऑफ एग या सहने, ऊपर बैठ के ऊर्जा देते हैं ना, सहने की प्रक्रिया, हैचिंग ऑफ एग और पेरेंटल केयर बाई क्रो। तो आप समझें कि पेरेंटल केयर लिख देते हैं यहां पर, तो पेरेंटल केयर, पैतृक, ये सब किसके द्वारा की जाती है? बाई क्रो। तो फिर क्रो का यहां पर क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। बात को समझे? तो ये आपकी होगी बेटा ब्रूड पैरासिटिज्म, अंड परजीविता। यस। अब कुछ नेक्स्ट यहां पर एक आधी लाइन की बात करते हैं। तो बेटा देखो नेक्स्ट लाइन आपकी क्या है? नेक्स्ट लाइन की अपन कुछ बातें करेंगे बेटा। तो जो नेक्स्ट लाइन है वो क्या है बेटा? देखिए, अब देखिए बेटा, जैसे अपन जो कंप्लीटली अपने होस्ट पे डिपेंड होता है, तो कुछ बातें अपन ऐसे लिखते हैं, जैसे अपन कहेंगे होलो पैरासाइट। तो होलो पैरासाइट होते हैं जैसे पूर्ण परजीवी होलो पैरासाइट। तो इसके जो एग्जांपल्स होते हैं बेटा, जैसे अपन बात करें कि भाई रैफ्लेसिया, जो बेटा रैफ्लेसिया है वो टोटल रूट पैरासाइट है। पूर्ण जड़ परजीवी है रैफ्लेसिया, टोटल रूट पैरासाइट। ऐसे जैसे आपको जाना माना एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और वो आपका बेटा है कस्कुटा यानी अंबरबेल। तो जो अंबरबेल है वो है टोटल स्टेम पैरासाइट, पूर्ण स्तंभ परजीवी। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए कि अंबरबेल अपनी जड़ों को पोषक होस्ट की तने में घुसा के रखता है और तुरंत ही अपनी पत्तियों को, बीजपत्र का सबका नष्ट कर देता है। तो कस्कुटा अंबरबेल टोटल स्टेम पैरासाइट। बेटा जानते हो इनके अंदर क्या पाई जाती है? होस्ट्रियल रूट होती हैं, यानी चुस्कांगी जड़ें, जो पोषक से जल खनिज लवणों का अवशोषण करती है। चुस्कांगी जड़ें, होस्ट्रियल रूट पाई जाती हैं। यस बेटा। तो अपन कहें, आपको कहा रैफ्लेसिया टोटल रूट पैरासाइट, कस्कुटा अंबरबेल टोटल स्टेम पैरासाइट, और इनमें किसका प्रेजेंस होता है? परजीवी जड़ें यानी होस्ट्रियल रूट की उपस्थिति, जो अपने होस्ट प्लांट से क्या करती है? कार्बनिक पदार्थ का अवशोषण।
और आपको पता है कि जो कसकूटा है ना, मरबेल, उसकी जड़ें पोषक के तने में घुसा के रखता है होस्टल रूट को, तो वहां से वो ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करता है और अपने खुद के पत्ती बीज पत्र सबको नष्ट कर लेता है। तो आप समझ रहे हैं कि वो टोटल स्टेम पैरासाइट है। ऐसे ही कुछ होते हैं आपके अर्ध परजीवी, हेमी पैरासाइट। हेमी पैरासाइट, तो बेटा देखिए कि हेमी पैरासाइट होते हैं अर्ध परजीवी। अर्ध परजीवी, अर्ध परजीवी होते हैं बेटा हेमी पैरासाइट। वो आपके जैसे विस्कम ऑन ऑक, विस्कम पादप, विस्कम ऑन ऑक, ओक वृक्ष के ऊपर विस्कम, या अपन कहें बेटा जैसे अपना लोरेंथस ऑन मैंगो, लोरेंथस ऑन मैंगो, आम पर लोरेंथस मैंगो। यस, तो ये आप जानते हैं कि पार्शियली स्टेम पैरासाइट है, ये आंशिक स्तंभ परजीवी, पार्शियली स्टेम पैरासाइट। यस, ये लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं बेटा यहाँ पर कि जो आंशिक स्तंभ परजीवी है, तो आंशिक जो जड़ परजीवी होते हैं, तो आंशिक जड़ परजीवी आपके होते हैं सेंटलम। तो सेंटलम होता है चंदन, सेंटलम, सेंटलम होता है चंदन। और ये जो चंदन है ये बेटा आप जानते हैं कि पार्शियली रूट पैरासाइट, यानी आंशिक जड़ परजीवी है। यानी ये जो चंदन की जड़ें ऐसे फैली होती है और जहां पोषक पौधा होता है उसकी जड़ों से जुड़ जाती हैं। तो चंदन की जड़ें जो फैली होती हैं, और आप जानते बेटा कि दूसरी जाति के वृक्षों की जड़ों से जुड़ जाती हैं, यानी पोषक की जड़ों से जुड़ जाती है और कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करती है। तो ये आप समझ रहे हो कि आंशिक जड़ परजीवी है। यस बेटा, ये सारी बातें आपकी हो गई। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो इसमें लास्ट अपनी है, और वो बेटा क्या है कि देखो जो फीमेल मॉस्क्यूटो है, फीमेल एनोफ्लिज, आपको पता होना चाहिए जैसे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम का प्राथमिक प्रपोषी मनुष्य, और मनुष्य मलेरिया करता है प्लाज्मोडियम, लेकिन उसका जो वाहक होता है, वेक्टर होता है, वो होता है मादा एनोफ्लिज मच्छर, फीमेल एनोफ्लिज मॉस्क्यूटो, यानी अपन कहते हैं मादा एनोफ्लिज मच्छर। यस बेटा, तो अपन कहते हैं कि जो फीमेल मॉस्क्यूटो होता है, यस, तो मादा एनोफ्लिज मच्छर। यस, अब बेटा देखो बहुत इंपॉर्टेंट कि मादा एनोफ्लिज मच्छर को मनुष्य के ऊपर परजीवी नहीं माना जाता है। मादा एनोफ्लिज मच्छर को मनुष्य के ऊपर परजीवी नहीं माना जाता है। क्योंकि अब इसको परजीवी क्यों नहीं माना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन है कि भाई इसे मनुष्य पर परजीवी नहीं माना जाता है। अब आपको पता होना चाहिए बेटा कि इसको ह्यूमन पे पैरासाइट क्यों नहीं माना जाता है, कि देखिए एक तो एक बहुत ही अल्प समय के लिए अपनी बॉडी पे रहता है, और अपनी बॉडी से जो थोड़ा बहुत ब्लड ये लेता है, अपने सकिंग ऑर्गन, चूसक अंगों के द्वारा थोड़ा बहुत ब्लड सक करता है, उसको जनन के समय इसको अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आवश्यकता होती है। बात को समझे, इसलिए आप जानते हैं कि इसे मनुष्य पर परजीवी नहीं माना जाता है। पहली बात तो देखो, मैंने आपको परभक्षण पढ़ाया था, बताया था कि टोटल इंसेक्ट में से जो 25% इंसेक्ट होते हैं वो इंसेक्ट आपके होते हैं पादपक्षी। तो देखो इस मॉस्क्यूटो में मैं आपको बता देता हूं, मेन बात आपको बता देता हूं मॉस्क्यूटो में, कि मॉस्क्यूटो यानी मच्छर में, यस बेटा, अब मच्छर में देखो कि जो मेल मॉस्क्यूटो होते हैं, मेल मॉस्क्यूटो यानी नर मच्छर, तो नर मच्छर तो क्या करते हैं कि भोजन के रूप में प्लांट सैप होता है बेटा रस, तो ये पादप रस चूसते हैं, इसका मतलब ये पादपक्षी हैं। आपको मैंने बताया था फाइटोफैगस इंसेक्ट, यस क्लियर।
तो इसके बाद आप कहते हो कि भी जो फीमेल मॉस्क्यूटो है या फीमेल एनोफ्लीज मच्छर है, तो फीमेल मॉस्क्यूटो जो मादा मच्छर हैं, मादा मच्छर, आपको अपन बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर बताते बेटा कि जो मादा मच्छर हैं वो भी सामान्यतः पादप रस का ही भोजन करते हैं। यस बेटा, तो आप जानते हैं कि ये भी सामान्यतः पादप रस का ही भोजन करते हैं, यानी भोजन के रूप में ये भी पादप रस को ही चूसते हैं। यस, है ना। आप जानते हो कि केवल जनन के समय अपने शरीर के तापमान को मेंटेन करने के लिए या बनाए रखने के लिए मानव रक्त की आवश्यकता होती है। है ना बेटा, तो आपको कहूं मैं कि भी केवल जनन के समय अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए मानव रक्त की आवश्यकता होती है बेटा। और ध्यान से सुनना, सीधी सी बात कि मानव शरीर पर ये अल्प समय, फ्यू सेकंड, मानव शरीर पर अल्प समय के लिए रहते हैं, अल्प समय। यस, अल्प समय के लिए रहते हैं, तो बहुत ही अल्प समय के लिए रहते हैं। और वो जो ब्लड थोड़ा सा लेते हैं, उस ब्लड को कभी अपने आहार भोजन में यूज नहीं करते हैं, केवल अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन के टाइम पे यूज करते हैं। इसलिए इसे मनुष्य के ऊपर एक्टोपैरासाइट, मनुष्य पर इसको एक्टोपैरासाइट कंसीडर्ड नहीं किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी का, जो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है बेटा, और जरूरी आपको इसको क्लियर करना। यस, तो ये सारी बातें मैंने आपको पैरासिटिज्म से रिलेटेड सारी बातें आपको मैंने बता दी। ये पैरासिटिज्म आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट अपन जो नेगेटिव इंटरेक्शन है उसमें कंपटीशन, तो अपन देखते हैं अब कंपटीशन। तो देखिए बेटा, अब अपन अध्ययन करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन का, और वो आपका है कंपटीशन, स्पर्धा, कंपटीशन। और यहाँ अपन ने दिया है माइनस, मतलब अन्योन्य क्रिया करने वाली दोनों ही जातियों को एक दूसरे से हानि होती है या एक दूसरे के लिए नेगेटिव होता है। अब प्रश्न उठता है कि भाई कैसे नेगेटिव होता है, क्योंकि अन्योन्य क्रिया करने वाली दोनों ही जातियों में से मतलब दोनों की आर वैल्यू प्रभावित होती है। अब देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, पहले मैं आप कंफ्यूज नहीं हो तो आपका बिल्कुल एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कर देता हूं कि आप जहां डार्विनवाद वहां पढ़ते हैं, तो डार्विन में आप वहां पढ़ते हैं कि सभी सजीवों में संतानोत्पत्ति दर उच्च होती है। फिर आप जानते हैं कि वो समान संसाधन के लिए उनमें स्पर्धा होती है, तो योग्यतम की उत्तरजीविता होती है। तो एक्चुअली मैं आपको बताऊं बेटा कि जो कंपटीशन है ना, वो दो टाइप का होता है। कंपटीशन की प्रोसेस दो टाइप की होती है, और फर्स्ट आपकी होती है इंट्रा स्पेसिफिक, अंतर्जातीय, इंट्रा स्पेसिफिक। और बेटा दूसरी आपका जो होता है वो होता है इंटर स्पेसिफिक। अंतराजाती। यस बेटा, तो एक आपका होता है इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, एक होता है इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। ये तो आप जानते हो बेटा कि एक ही पॉपुलेशन यानी समान प्रकार की जाति के सदस्यों में होता है। जैसे अपन कहें कि यहाँ ए और ए, मतलब एक ही जाति के सदस्यों में कंपटीशन, ये इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। और ये आप जानते हो कि जो समुदाय में होता है, यानी दो भिन्न जातियों की पॉपुलेशन के बीच में स्पर्धा, तो ए बी, तो ये होती है इंटर स्पेसिफिक। अब बेटा देखो, आप कहते हो वहां डार्विन के अकॉर्डिंग जब आप पढ़ते हो कि जब एक ही जाति के सदस्य और एकदम समान संसाधनों के लिए स्पर्धा करते हैं, तो प्रकृति में सबसे तीव्रतम संघर्ष है, सबसे तीव्रतम
संघर्ष, यानी सबसे अधिक, अत्यधिक स्पर्धा, अत्यधिक स्पर्धा, स्पर्धा, क्योंकि संसाधन, रिसोर्सेज, संसाधन एकदम समान होते हैं। यस बेटा, तो ये तो आपकी होगी इंट्रा स्पेसिफिक, और ये आपकी होती है इंटर स्पेसिफिक। बात को समझे। लेकिन एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं बेटा, कि प्रकृति का सबसे तीव्रतम संघर्ष इंट्रा स्पेसिफिक है, क्योंकि संसाधन समान होते हैं, है ना बेटा। लेकिन आप जानते हो कि उद्विकास के माध्यम से, इवोल्यूशन के माध्यम से, उद्विकास के माध्यम से यह नई जातियों के बनने का, उद्विकास के माध्यम से, इवोल्यूशन के माध्यम से नई जातियों के बनने का मुख्य कारण नहीं है, बनने का मुख्य कारण नहीं है, कारण नहीं है। भाई मुख्य कारण क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं बेटा कि इसमें जाति की स्वयं की जनसंख्या बढ़ाने की दर का संबंध, यानी आर वैल्यू का संबंध, इसमें जाति की स्वयं की जनसंख्या को बढ़ाने की दर का संबंध दूसरी जाति से नहीं होता है। इसमें जाति की स्वयं की जनसंख्या बढ़ाने की दर, और मैंने आपसे कहा था कि जाति की स्वयं की जनसंख्या बढ़ाने की जो दर है, आर वैल्यू, इंट्रिंसिक रेट का संबंध दूसरी जाति से नहीं होता है, से नहीं है। और आइंस्टाइन ने बहुत सुंदर लाइन लिख रखी है, जबकि यहां पर देखिए कि जाति की स्वयं की जनसंख्या बढ़ाने का संबंध, स्वयं की जनसंख्या बढ़ाने का संबंध दूसरी जाति से है, दूसरी जाति से है। यस बेटा, क्योंकि यहां दो भिन्न भिन्न जातियों की पॉपुलेशन के बीच इंटरेक्शन हो रही है, तो जाति की स्वयं की जनसंख्या बढ़ाने का संबंध दूसरी जाति से है। यानी यहां इसकी जब भी अभी थोड़ी देर बाद मॉडर्न परिभाषा निकालेंगे तब तो यही है कि जब एक जाति की उपस्थिति में दूसरी की आर वैल्यू या दोनों की आर वैल्यू परिवर्तन हो, जनसंख्या बढ़ाने की आंतरिक दर में परिवर्तन हो, तो वही तो आपकी क्या है, स्पर्धा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में, कार्बनिक उद्विकास में, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में, कार्बनिक उद्विकास में, कार्बनिक उद्विकास में नई जातियों के बनने में, नई जातियों के बनने में यह पोटेंट फोर्स यानी प्रबल बल है, प्रबल बल। अब देखिए बेटा, अपन तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ रहे थे इंटर स्पेसिफिक, और एक समुदाय में भिन्न भिन्न जाति की पॉपुलेशन में इंटरेक्शन पढ़ रहे थे। तो यहां जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन होगी, यानी यहां किस टाइप की कंपटीशन का आप स्टडी करेंगे बताओ? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन का अपन अध्ययन करेंगे, अंतरजातीय स्पर्धा का अपन अध्ययन करेंगे। यस बेटा, जबकि ये आप वहां जूलॉजी में जब इवोल्यूशन पढ़ते हो तो ये कंपटीशन पढ़ते हो आप इंट्रा स्पेसिफिक। यस बेटा, लेकिन यहां अपन इकोलॉजी में, कम्युनिटी इंटरेक्शन में इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की बात हो रही है। यस, तो देखिए अब अपन इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की बात करते हैं, तो इसको अपन समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे आपको क्लियर कर रखी है बेटा। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना यहां कहें बेटा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। यस बेटा, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के लिए जो पारंपरिक परिभाषा है, जो प्राचीन काल से चली आ रही है, ट्रेडिशनल है, तो एक पारंपरिक परिभाषा के अनुसार अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। लेकिन देखो फिर वहां एक शब्द आएगा, फिर उसके अपन बात करेंगे अपवाद की। तो आप जानते बेटा कि एक पारंपरिक परिभाषा के अनुसार
पारंपरिक परिभाषा के अनुसार स्पर्धा, कंपटीशन, है ना बेटा। तो एक पारंपरिक, ट्रेडिशनल, प्राचीन काल से जो चली आ रही है, एक पारंपरिक परिभाषा के अनुसार स्पर्धा, कंपटीशन, कंपटीशन सदैव, कंपटीशन सदैव, ये वर्ड आ गया सदैव, ऑलवेज, सदैव दो निकट संबंधी जातियों, क्योंकि इंटरेस्ट में से दो जातियां आएंगी ना, तो दो निकट संबंधी जातियों में संसाधनों के समान होने पर होती है। यस बेटा, यानी अपन ने कहा कि प्रतिस्पर्धा सदैव दो निकट संबंधी जातियों के मध्य संसाधनों के सीमित होने पर होती है। तो यहां अपन ने एक वर्ड लिख दिया सदैव। यस बेटा, तो सदैव वर्ड लिखते ही कुछ गड़बड़ आ जाएगा कि ऐसा हमेशा तो नहीं होता भाई। अगर अपन यहां लिखते कि सामान्यतः, जनरली, सामान्यतः प्रतिस्पर्धा दो निकट संबंधी जातियों में संसाधनों के समान होने पर होती है, तो सही बात होती। लेकिन अपने सदैव लिख दिया तो भाई ये एंटायरली ट्रू नहीं है। तो फिर अपन बात कहते हैं कि यह एंटायरली मतलब हमेशा के लिए ट्रू नहीं है, इसके अपवाद हैं बेटा, इसके अपवाद हैं। यस, वो अपवाद अपन अध्ययन कर लेंगे तो फिर अपन इसकी मॉडर्न परिभाषा, आधुनिक परिभाषा पर जाएंगे। तो ध्यान से सुनना बेटा, क्या अपवाद है इसके, भाई इस सदैव बिंदु के क्या अपवाद है। तो फर्स्ट बात तो आपका ये अपवाद है बेटा, अपवाद फर्स्ट कि देखो प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा बिल्कुल दो अत्यंत भिन्न जातियों के मध्य भी, प्रतिस्पर्धा दो अत्यंत भिन्न जातियों के मध्य भी हो सकती है। यानी प्रकृति में कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिले जहां प्रतिस्पर्धा दो अत्यंत भिन्न जातियों के मध्य भी हो रही थी। बात को समझे? तो प्रतिस्पर्धा दो अत्यंत भिन्न जातियों के मध्य भी हो सकती है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी ने दे रखा है बेटा, और वो क्या दे रखा है देखो कि वहां दक्षिणी अमेरिका के अंदर, वहां दक्षिणी अमेरिका के अंदर जो झील है, ध्यान से सुनना, दक्षिणी अमेरिका के अंदर जो सैलो वाटर लेक है ना, तो अपन यहां लिखेंगे कि सैलो मतलब छिछली पानी वाली, सैलो वाटर लेक, सैलो वाटर लेक इन साउथ अमेरिका। तो देखिए वहां पर दक्षिणी अमेरिका में जो झीलें हैं, ये देखिए, तो वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके एनसीईआरटी ने दे रखा है कि वहां पर जू प्लैंकटन, वहां पर अपना बात की क्या है, जू प्लैंकटन। यस, बहुत प्रचुर मात्रा में वहां पर जू प्लैंकटन जातियां पाई जा रही हैं। जू प्लैंकटन, ये जू प्लैंकटन है। तो वहां उन्हीं झीलों की जो फिश हैं, उन्हीं झीलों की जो फिश हैं, मछलियां, फिश, वो इन जू प्लैंकटन को पोषण के रूप में लेती हैं, या इन जू प्लैंकटन को भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं, जू प्लैंकटन। यस, अब देखिएगा कि वहां पर कुछ प्रवासी पक्षी, कुछ प्रवासी पक्षी आए। यस बेटा, वहां पर कुछ प्रवासी पक्षी, फ्लेमिंगोज, प्रवासी पक्षी फ्लेमिंगोज, और फ्लेमिंगोज वहां पे आए तो उनका भी साझा आहार, एक ही आहार था, वो भी जू प्लैंकटन को खाने लग गए। तो दोनों में जब एक ही प्रकार के संसाधन को यूज करने लग गए तो दोनों के अंदर स्पर्धा हुई। तो ये पॉइंट आपका हो गया ना कि दो निकट संबंधी नहीं, ये बिल्कुल अनरिलेटेड भिन्न भिन्न जातियों में हो गई,
एक आप जानते हो मछली है, एक क्या है, पक्षी है। बोलो यस और नो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपन बात करते हैं बेटा कि दक्षिणी अमेरिका की झीलों में आने वाले प्रवासी पक्षी फ्लेमिंगोज, फ्लेमिंगोज जो होते हैं बेटा, वो फ्लेमिंगो जो प्रवासी पक्षी हैं, यहां पर उपस्थित मछलियों के मध्य जू प्लैंकटन के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, जू प्लैंकटन के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। बात को समझ रहे हैं? तो दो भिन्न जातियां हो गई, बिल्कुल अत्यंत भिन्न जाति हो गई, मछली और पक्षी। भाई ये मछलियां तो यहीं पे मौजूद थी दक्षिण अमेरिका में, और ये इस जू प्लैंकटन को खा रही थी, लेकिन वहां पर जब प्रवासी पक्षी फ्लेमिंगो जाए तो वो भी इन्हीं को खाना स्टार्ट कर दिया, तो दोनों में इसके लिए क्या हो गया, कंपटीशन। बात को समझ रहे? यस। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का अपन अपवाद पढ़ रहे थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस बेटा। और वो पॉइंट क्या कहता है कि संसाधनों के असीमित होने पर भी प्रतिस्पर्धा हो सकती है, संसाधनों के असीमित होने पर भी प्रतिस्पर्धा हो सकती है। कैसे? तो इसको अपन क्लियर करते हैं कि भाई संसाधनों के असीमित होने पर प्रतिस्पर्धा कैसे हो सकती है। संसाधनों के असीमित होने पर भी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हो सकती है, यानी पर्याप्त भोजन होते हुए भी देखना कैसे अपन बात उड़ा कि प्रतिस्पर्धा होगी। तो देखिए संसाधनों के पर्याप्त होने पर प्रतिस्पर्धा कैसे होगी, तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जो है इंटरफेरेंस कंपटीशन, इंटरफेरेंस कंपटीशन, यानी बेटा आपको मैं बताऊं कि बाधा प्रतिस्पर्धा। तो देखिए बाधा प्रतिस्पर्धा क्या है, बाधा प्रतिस्पर्धा क्या है? यस बेटा, इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस कंपटीशन, बाधा प्रतिस्पर्धा। तो देखो नेचर में ऐसे आपने बेटा कई एग्जांपल्स देखे होंगे या सुने होंगे जो इजी आपके समझ में आएंगे, है ना बेटा, कि मतलब संसाधनों के असीमित होने के बावजूद भी या पर्याप्त भोजन होने के बावजूद भी एक जीव की उपस्थिति में, एक जाति की उपस्थिति में अन्य जाति की जीवन क्षमता में क्या आती है, कमी आती है। तो कैसे आती है बेटा, कि आप जानते हैं कि देखो जब किसी एक जाति जो सुपीरियर है, तो बेटा आप कहते हो कि सुपीरियर स्पीसीज के द्वारा, सुपीरियर स्पीसीज जो बलवान जाति है ना, तो सुपीरियर स्पीसीज बलवान जाति, सुपीरियर स्पीसीज के द्वारा इंफीरियर स्पीसीज जो कमजोर जाति है, कमजोर जाति के भोजन ग्रहण करने में हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना, जबकि संसाधन अर्थात भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसको आप कहते हो बेटा बाधा प्रतिस्पर्धा, इंटरफेयर करना। कि देखो मान लो मैस के अंदर खाना पर्याप्त है, अच्छे से खाना है, और अपन बात रही बिना किसी कंट्रोल के 500 बच्चों को वहां खाना खाने के लिए भेज दिया, तो कुछ जो बच्चे ज्यादा बलशाली होते हैं या थोड़े अनाड़ी टाइप भी होते हैं, तो पर्याप्त भोजन होने के बावजूद भी कमजोर को वो धकेल देंगे, तो कमजोर के भोजन ग्रहण करने में वो हस्तक्षेप करेंगे। तो ये होती बेटा इंटरफेरेंस कंपटीशन, बाधा प्रतिस्पर्धा। बात को समझे? जबकि भोजन या मतलब संसाधन क्या है, पर्याप्त है। जैसे एक बहुत ही सुंदर एग्जांपल मैं आपको इसको बेटा नेचर में मैं आपको बताऊंगा कि देखो जैसे डॉग, कुत्ते होते हैं, तो यहां मान लो कि संसाधन पर्याप्त हैं, संसाधन पर्याप्त हैं और डॉग की प्रेजेंस है, संसाधन पर्याप्त,
फूड इज नॉट लिमिटिंग, लिमिटिंग नहीं है, पर्याप्त हैं, यस। लेकिन कुत्तों की उपस्थिति में मान लो यहां पर कैट, बिल्ली, कैट यानी बिल्ली आना चाहती है, तो बिल्ली को ये कुत्ते पर्याप्त संसाधन, पर्याप्त भोजन होने के बावजूद भी उसको उसके भोजन ग्रहण करने में इंटरफेयर करेंगे, उसको धकेलेंगे। बात को समझे। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बताऊं मैं बेटा, जैसे मान लो एक फॉरेस्ट है, एक फॉरेस्ट में, यस बेटा, एक फॉरेस्ट में मैं आपको बता दूं बेटा कि 10 हिरण हैं, 10 हिरण हैं, पर्याप्त हैं, और 10 हिरण हैं और एक टाइगर है। ध्यान से सुनना, एक फॉरेस्ट में 10 हिरण हैं और एक टाइगर है, एक टाइगर। और उधर से आप जानते हो कि उधर से अपना बात रहा कि 3-4 वॉल्फ, भेड़िया या फॉक्स, लोमड़ी या जो राइना होता है वो आ गए। अब ध्यान सुनना, एक टाइगर के लिए भी, एक टाइगर के लिए भी या लॉयन के लिए भी, एक टाइगर के लिए भी और 3-4 जो वॉल्फ हैं, इन सब के लिए ये पर्याप्त हैं, 10 हिरण पर्याप्त हैं, संसाधन पर्याप्त हैं। लेकिन वहां आप जानते हो कि टाइगर रहेगा तो कहीं ना कहीं वॉल्फ को परेशानी रहेगी, या टाइगर उन वॉल्फ को भगाने की कोशिश करेगा। अब टाइगर ने वॉल्फ को भगा दिया तो इन्फीरियर को भगा दिया, तो पर्याप्त संसाधन होते हुए भी उनको भगा दिया। बात को समझ रहे हैं, है ना। अब इस चक्कर में क्या हुआ कि टाइगर जब उन वॉल्फ को भगा रहा था, उस चक्कर में हिरण भी वहां से भाग गया। तो अब टाइगर को भी हो सकता है कि भोजन मिलने में परेशानी हो, तो हो सकता है कि इसको भी भोजन मिलने में परेशानी हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी प्रेजेंस में, या मतलब पर्याप्त होते हुए भी इन दोनों ने जब कंपटीशन किया तो इनकी आर वैल्यू प्रभावित होगी। बात को समझे नहीं समझे। तो इसको आप कहते हो बाधा प्रतिस्पर्धा, इंटरफेरेंस कंपटीशन। तो देखिए बेटा, अपनी परिभाषा क्या थी पारंपरिक, कि स्पर्धा सदैव दो निकट संबंधी जातियों में संसाधन समान होने पर होती है। अगर अपन इसको ऐसा कहते कि सामान्यता होती है तब तो ये सही होता 100%, लेकिन अपने सदैव लगा दिया तो सदैव ऐसा नहीं है, एंटायरली ये ट्रू नहीं है, इसके अपवाद हैं। प्रतिस्पर्धा दो अत्यंत भिन्न जातियों के मध्य हो सकती है, मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। प्रतिस्पर्धा संसाधनों के असीमित होने पर हो सकती है, अलग अलग जाति में, और संसाधनों के असीमित होने पर भी हो सकती है, मैंने आपको नेचर के अंदर एग्जाम्पल बता दिया। तो अब देखिए इसकी आधुनिक परिभाषा, यानी इसकी जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो क्या आएगी बेटा। हाँ तो देखिए बेटा, आधुनिक परिभाषा के अनुसार अगर अपन बात करें मॉडर्न कंसेप्ट, अतः आधुनिक परिभाषा के अनुसार, आधुनिक परिभाषा के अनुसार जब किसी एक जाति की उपस्थिति में, जब किसी एक जाति की उपस्थिति में अन्य जाति की फिटनेस, जो बताया था ना बेटा रिप्रोडक्टिव फिटनेस, अन्य जाति की फिटनेस या आर वैल्यू का मतलब बताया था कि स्वयं की जनसंख्या को बढ़ाने की आंतरिक दर, जैविक विभव, अन्य जाति की फिटनेस या आर वैल्यू में कमी आती है, तो 100% वहां बेटा क्या संपन्न हो रही है, प्रतिस्पर्धा। तो अपन कहेंगे तो इनके मध्य प्रतिस्पर्धा संपन्न हो रही है। यस बेटा, अपन सीधी सी बात कहें तो इनके मध्य प्रतिस्पर्धा संपन्न हो रही है। यानी यहां बेटा जो दो कॉम्पिटिटिव, दो स्पर्धी जातियां हैं, तो उन स्पर्धी जातियों में स्पर्धा के दौरान अगर आर वैल्यू पे प्रभाव आता है, स्वयं की जनसंख्या को बढ़ाने की आंतरिक दर कम होती है किसी की, तो 100% है कि वहां क्या हो रहा है बेटा, कंपटीशन। यस, हाँ सामान्यतः ये संसाधनों के सीमित होने पर और निकट संबंधी में होगी, लेकिन ये हमेशा नहीं है। कभी कभी ये बिल्कुल दूर संबंधित, बिल्कुल दो असमान जातियों में भी हो सकती है, और कभी कभी प्रकृति में संसाधनों के असीमित या पर्याप्त होने के बावजूद भी दो जातियों के बीच ये हो सकती है, जिसके सारे एग्जाम्पल्स आपको अपन ने क्लियर कर दिए।
अब देखिए बेटा, वहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके एक सिद्धांत दे रखा है, वहां अपन बात रहा कि एक साइंटिस्ट है गोसे, तो गोसेज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये बेटा नीट 2017 में इसमें साइंटिस्ट का नाम भी पूछा गया कि स्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत किसने दिया, तो गोसे ने। तो गोसेज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी अपन कहें कि गोसे का प्रतिस्पर्धी निष्कासन सिद्धांत या स्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत जो जीएफ गोसे ने दिया। यस बेटा, ये सिद्धांत क्या कहता है? हालांकि ये हमेशा के लिए सत्य हो ये जरूरी नहीं, इसके भी अपन आगे कई सारे उपाय आगे अपन ढूंढेंगे, लेकिन ये सिद्धांत जो जनरली होता है तो ये क्या कहता है? यस बेटा, इसके अनुसार अपन कहें बेटा, इसके अनुसार दो निकट संबंधी जातियां जब समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं, यस बेटा, इसके अनुसार दो निकट संबंधी जातियां, क्लोजली रिलेटेड निकट संबंधी जातियां जब समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करती है, सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करती है, तो उनमें से कमजोर जाति इंफीरियर स्पीसीज अंततः विलुप्त हो सकती है या निष्कासित कर दी जाती है, उस क्षेत्र से निष्कासित कर दी जाती है। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं आपको कि जो गोसे का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि दो निकट संबंधी जातियां समान और सीमित संसाधनों के लिए, वहां संसाधन क्या है? सीमित, और वो निकट संबंधी जातियां हैं, प्रतिस्पर्धा करती हैं। इसका मतलब वहां बेटा एक ही प्रकार के संसाधनों को यूज कर रही हैं, इसका मतलब उनके निक्के लगभग समान होंगे और उनमें ओवरलैपिंग होगी। निक्के की क्या होगी? ओवरलैपिंग, कि निक्के जिस आवास में कोई जाति रहती है उसका प्रोपेशन, उसका बेटा मतलब उसका उस आवास में फंक्शनल रोल, कार्यात्मक भूमिका क्या है। जैसे मान लो कि दो निकट संबंधी जातियां हैं और टाइगर और लोयन, और वो एक समान संसाधन मान लो हिरण, और वो सीमित हो रहे हैं, उनके लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। या अपन कहें कि टाइगर और वॉल्फ का मैंने भी बताया था, भेड़िया, तो अब उनमें से कमजोर जाति को या तो वहां से निष्कासित होना पड़ेगा या फिर क्या हो जाएगी? विलुप्त, क्योंकि उनका सेम निक्के हो गया। और सीधी सी बात है कि एक ही आवास में दो जातियां समान निक्के धारण नहीं कर सकती है, ये अपने पहले बता सकते कि एक ही आवास में दो जातियों का एग्जैक्टली सेम निक्के, समान निक्के होना संभव नहीं है। बात को समझ रहे हो बेटा? तो अपन कहते हैं कि संसाधनों के सीमित होने पर इकोलॉजिकल निक्के में ओवरलैपिंग हो सकती है। बात को समझे? क्यों भाई? देखिए अपन वहां कहते हैं, ये इसका मैं आपको और अच्छा प्रारूप समझाता हूं। गोसेज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यस बेटा, तो देखें कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो, रिसोर्सेज क्या हो बेटा? लिमिटेड, लिमिटेड यानी सीमित संसाधन,
अब सीमित संसाधन है, समझना, और दो निकट संबंधी जातियां हैं, यस, तो रिसोर्सेज लिमिटेड हो तो नो, कभी भी नो टू स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई सेम इकोलॉजिकल निके, कि दो जातियां समान प्रकार का इकोलॉजिकल निके धारण नहीं कर सकती, दो जातियां समान प्रकार का इकोलॉजिकल निके धारण नहीं कर सकती। या हो सकता है कि सीमित संसाधन हो तो निके ओवरलैपिंग हो जाए, निके ओवरलैपिंग, भाई जातियों का निके अतिव्यापन ओवरलैप करने लग जाए, जो संभव नहीं ज्यादा समय तक, निके ओवरलैपिंग हो सकती है, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक समान प्रकार का इकोलॉजिकल निके धारण नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उन दोनों जातियों में से जो स्पर्धा कर रही हैं उनमें से एक सुपीरियर होगी, कोई ना कोई तो सुपीरियर होगी, बलशाली होगी। तो इन प्रेजेंस ऑफ सुपीरियर स्पीसीज, इन प्रेजेंस ऑफ सुपीरियर स्पीसीज, यानी बेटा जो बलशाली या उत्तम जाति है, बात को समझे, तो अपन यहां कहेंगे कि बलशाली एवं उत्तम जाति की उपस्थिति में, बहुत अच्छी बात, आंसर से पढ़ना, बलशाली या उत्तम जाति की उपस्थिति में जो कमजोर जाति है, इंफीरियर स्पीसीज, बेटा जो कमजोर जाति है वो अंत समय तक वहां साथ साथ नहीं रह सकती, वो या तो क्या हो जाएगी बेटा, बिकम एक्सटिंक्ट, मतलब या तो विलुप्त हो जाएगी या वहां से रिमूव, मतलब निष्कासित कर दी जाएगी। यस बेटा, बात को समझ रहे हैं कि रिसोर्सेज के लिमिटेड होने से नो टू स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई द सेम इकोलॉजिकल निके, और अपन कहते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव सुपीरियर स्पीसीज, बलशाली उत्तम जाति की उपस्थिति में इंफीरियर स्पीसीज, कमजोर जाति, या तो विलुप्त हो जाएगी या निष्कासित कर दी जाएगी। क्योंकि संसाधन सीमित होने से जब निकट संबंधी जातियां होगी तो निके की ओवरलैपिंग हो सकती है, और दो जातियां समान प्रकार का निके धारण नहीं कर सकेंगी। बोलो बेटा, मस्त, गजब, बोलो यस। तो ये बात होती है, इसके नेचर में कई एग्जाम्पल है। हाँ, ये गोसे का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमेशा सत्य हो ये जरूरी नहीं है। बात को समझे बेटा? तो देखिए इसके प्रकृति में कई सारे एग्जाम्पल जो गोसे के प्रिंसिपल को सपोर्ट करते हैं, इसके कई सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं नेचर के अंदर। तो देखिए बेटा, वो एग्जाम्पल कौन से हैं? तो देखो बेटा कि गोसे के प्रिंसिपल के कई सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। यस, तो आपको पता है बेटा, जैसे गैलोपागोस आइलैंड पर, मैं आपको बताऊं, आपने डार्विन के सिद्धांत में पढ़ा होगा गैलोपागोस द्वीप समूह। यस बेटा, तो देखो मैं आपको बताता हूं कि गैलोपागोस आइलैंड, यानी बेटा गैलोपागोस द्वीप समूह, तो वहां एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दे रखा है गैलोपागोस आइलैंड पर। वहां पर बहुत ही अत्यधिक चारण क्षमता वाले बाहर से बकरियों को छोड़ने पर, है ना बेटा, यानी गोट्स के इंट्रोडक्शन से, गोट्स
गोड्स के इंट्रोडक्शन से, मतलब बाहर से बकरियों को छोड़ने पर। यस बेटा, तो गैलापागोस आइलैंड पर इंट्रोड्यूस कराए गए बाहर से गोड्स यानी बकरियों को लाया गया, बाहर से बकरियों को छोड़ने पर लगभग 1 दशक में, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं, लगभग 1 दशक में, मतलब 1 दशक के अंदर अंदर, मैं बताऊं बेटा, लगभग 1 दशक में बकरियों की अत्यधिक दक्ष चारण क्षमता, यानी उनके अंदर बहुत ही ज्यादा हाई ग्रेजिंग कैपेसिटी थी, हाई ग्रेजिंग कैपेसिटी, है ना बेटा। तो अत्यधिक चारण क्षमता के कारण वहां पर उपस्थित एबिगडेन कछुए, एबिगडेन टोर्टोइज विलुप्त हो गए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे रखा है कि गैलापागोस आइलैंड पर जब बाहर से गोड्स को इंट्रोड्यूस कराया गया, बाहर से बकरियों को लाया गया, तो उन बकरियों की बहुत ज्यादा चारण क्षमता थी, हाई ग्रेजिंग कैपेसिटी थी। तो वहां पर पहले से उपस्थित जो एबिगडेन कछुए थे, तो लगभग 1 दशक में बहुत सारे एबिगडेन कछुए क्या हो गए, विलुप्त हो गए। बहुत सारे एबिगडेन कछुए क्या हो गए बेटा, विलुप्त हो गए। अब देखिए, मैं नेक्स्ट आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाता हूं, और वो आपका है कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज, स्पर्धी मोचन, कॉम्पिटिटिव रिलीज। स्पर्धी मोचन, तो देखिएगा बेटा, वहां पर जो आपको स्पर्धी मोचन के बारे में बता रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको वहां पर बता रखी है स्पर्धी मोचन की। तो स्पर्धी मोचन आपको क्या कहता है, आप समझ रहे बेटा, कि यदि किसी एक जाति की उपस्थिति में, यदि किसी एक जाति की उपस्थिति में, मतलब यानी किसी जाति के सदस्यों का भौगोलिक वितरण, ये बात को मैं बताऊं पहले से भाई, किसी जाति के सदस्यों का भौगोलिक वितरण जो अन्य शक्तिशाली जाति, सुपीरियर स्पीसीज है, उस सुपीरियर स्पीसीज की उपस्थिति में अगर कम होता है, और अगर अपन वहां से उस सुपीरियर स्पीसीज को प्रयोग के तौर पर अपन उसको हटा दें, उस क्षेत्र से हटा दिया जाए, तो कमजोर जाति के भौगोलिक वितरण में पुनः वृद्धि होती है। कमजोर जाति के भौगोलिक वितरण में पुनः वृद्धि होती है, और उसको अपन क्या कहते हैं, स्पर्धी मोचन, स्पर्धी मोचन। यस बेटा, तो ये आपका क्या कहलाता है, स्पर्धी मोचन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अपन कहेंगे भाई, यदि किसी जाति के सदस्यों का भौगोलिक वितरण, जाति के सदस्यों का भौगोलिक वितरण अन्य शक्तिशाली जाति की उपस्थिति से, है ना बेटा भाई, किसी एक जाति के सदस्यों का भौगोलिक वितरण अन्य शक्तिशाली जाति के कारण या उपस्थिति से अत्यंत सीमित हो जाता है, सीमित हो जाता है। और यदि हम इस शक्तिशाली जाति को इस क्षेत्र से हटा दें, तो कमजोर जाति
अपने भौगोलिक वितरण में पुनः वृद्धि करती है। पुनः वृद्धि करती है, इसे आप कहते हो कॉम्पिटिटिव रिलीज, स्पर्धी मोचन। इसके भी बेटा नेचर के अंदर आपके एग्जाम्पल हैं और इजीली अपन बात रहा कि जो एग्जाम्पल हैं जैसे, और इसका मतलब ये भी कि प्रकृति के अंदर प्रतिस्पर्धा को आपको बताता है। बात को समझ रहे हैं आप? ये प्रकृति में किसको बताता है? प्रतिस्पर्धा को। तो आप ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके लिए देखो क्या किया गया, कॉनेल्स एक्सपेरिमेंट। कॉनेल्स एक्सपेरिमेंट किया गया बेटा। जो कॉनेल का एक्सपेरिमेंट था वो क्या कहता है? कॉनेल्स एक्सपेरिमेंट, कॉनेल्स एक्सपेरिमेंट देखो बेटा क्या कहता है कि वहां स्कॉटलैंड के समुद्री तटवर्ती क्षेत्र में पाया। यस बेटा, वहां देखिए कि कॉनेल्स एक्सपेरिमेंट के अनुसार स्कॉटलैंड के समुद्री तटवर्ती क्षेत्र पर यह देखा गया या पाया, एक ही बात है, यह देखा गया। देखिए वहां एक शक्तिशाली बार्नेकल है ना बेटा, शक्तिशाली बार्नेकल। आपको पहले बता चुके हैं कि बार्नेकल क्या होता है? मैराइन, समुद्री आर्थ्रोपोडा है। यस बेटा, तो स्कॉटलैंड के समुद्री तटवर्ती क्षेत्र पर यह देखा गया कि एक शक्तिशाली बार्नेकल, जो क्या था? बार्नेकल बैलेनस था, की उपस्थिति में कमजोर बार्नेकल चैथमेलस को निष्कासित कर दिया जाता है। और अगर बेटा अपने यहां इस सुपीरियर जाति को, यानी इस मैराइन आर्थ्रोपोड बार्नेकल बैलेनस को अगर वहां से रिमूव करते हैं, हटाते हैं प्रयोग के तौर पर, तो ये जो कमजोर बार्नेकल है, बार्नेकल चैथमेलस, ये पुनः अपने क्षेत्र में या अपने उस भौगोलिक वितरण में पुनः वृद्धि करता है। तो ये आपका है कॉम्पिटिटिव रिलीज। लेकिन मैंने एक बात कही थी बेटा आपको कि भाई जब दो निकट संबंधी जातियां हैं और समान संसाधनों के लिए सीमित संसाधनों में प्रतिस्पर्धा करती है, तो अंततः एक कमजोर को वहां से हटना पड़ेगा। लेकिन ये सदैव सही नहीं है, क्योंकि प्रकृति में ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी एक जाति किसी एक जाति के द्वारा अन्य का निष्कासन हो, है ना। अपितु दोनों के मध्य प्रतिस्पर्धा हो रही है, वो मतलब एक्सक्लूजन के स्थान पर को एग्जिस्टेंस भी, कई सारी मैकेनिज्म अपनाकर वो एक्सक्लूजन, निष्कासन के स्थान पर को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व को भी दर्शाती है ना बेटा। मतलब आप जानते हो, लेकिन अपन बेटा हमेशा के लिए देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं, लेकिन क्योंकि वहां कई सारी मैकेनिज्म अपना ली जाती है प्रकृति में, लेकिन प्रकृति में सदैव, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताऊं बेटा, कि लेकिन प्रकृति में सदैव एक जाति के द्वारा, यानी हमेशा एक जाति के द्वारा दूसरी जाति का निष्कासन, एक्सक्लूजन नहीं होता है। अब मैंने यहां क्या लिखा, हाँ जनरली निक्के ओवरलैपिंग करते हो जाता है शक्तिशाली की उपस्थिति में इन्फीरियर का, लेकिन सदैव नहीं होता है ना बेटा। जबकि अपन बात बेटा कि
दो निकट संबंधी जातियां या दो जातियां जिनके मध्य प्रतिस्पर्धा हो रही है निष्कासन के स्थान पर सह अस्तित्व दर्शाती हैं। दो जातियां जिनके मध्य प्रतिस्पर्धा हो रही हैं, वे निष्कासन के स्थान पर, एक्सक्लूजन के स्थान पर, या अपन कहें या एक्सटिंक्ट विलुपन के स्थान पर कोएग्जिस्टेंस सह अस्तित्व दर्शाती हैं। बेटा वो कोएग्जिस्टेंस दर्शाती हैं। ऐसे प्रकृति में कई सारे इसकी मैकेनिज्म है। तो कौन सी मैकेनिज्म है कि स्पर्धा होने के बावजूद भी वो मतलब विलुपन या निष्कासन के स्थान पर सह अस्तित्व को दर्शाएं? तो देखिए बेटा कि वो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो है वो क्या है। तो देखो कि इस प्रकार की क्रिया विधि का एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है बेटा, और वो एग्जाम्पल आपका है रिसोर्स पार्टीशनिंग, मतलब संसाधन साझेदारी। यस बेटा, और इसके बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको वहां पर दे रखा है ना, रिसोर्सेज पार्टीशनिंग, मतलब संसाधन साझेदारी, संसाधन साझेदारी। तो बेटा संसाधन साझेदारी करके वो अपन बात बेटा कि इस मतलब निष्कासन से बचती हैं, संसाधनों का बंटवारा है ना बेटा। तो आप जानते हैं कि दो जातियां जिनके मध्य प्रतिस्पर्धा हो रही है, तो दो जातियां जिनके मध्य प्रतिस्पर्धा हो रही है या वो समान संसाधन प्रयुक्त करती हैं, तो वो दो जातियां कैसे बचेंगी? तो दो जातियां अपने भोजन के प्रकार, है ना बेटा, दो जातियां अपने भोजन के प्रकार या तो अपना टाइप ऑफ फूड चेंज कर लेगी, टाइप ऑफ फूड, या भोजन को ढूंढने के समय में परिवर्तन करके, भोजन को ढूंढने के समय में परिवर्तन करके, यानी बेटा उसको अपन कहते हैं फोरेंगिंग पैटर्न, परिवर्तन करके निष्कासन से बचती हैं। बताओ बेटा ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो निक्के ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगी, निक्के अलग अलग हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको नहीं बताया था क्या कि एक ही पेड़ के ऊपर मान लो ये दो पक्षी जाती है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक बर्ड स्पीसीज फर्स्ट है, यस फर्स्ट, और ये अपन बात रहे कि बर्ड स्पीसीज सेकंड है। अब ये दो जाती है निकट संबंधी, यस। अब ये समान संसाधन के लिए मान लो इनमें प्रतिस्पर्धा हो रही है, तो उस प्रतिस्पर्धा हो रही है तो ये उससे बचने के लिए भोजन के प्रकार में बदलाव कर लेंगे। जैसे ये बर्ड क्या खाएगा? इंसेक्ट खा रहा है, कीट इंसेक्ट खा रहा है, और ये क्या खा रहा है? बीज या फल, सीड या फ्रूट। बोलो, तो दोनों ने क्या कर लिया? भोजन का प्रकार, टाइप ऑफ फूड चेंज कर लिया, तो निक्के अलग अलग हो गया, तो निक्के ओवरलैपिंग नहीं होगी, और दोनों की निक्के ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो ये किससे बच जाएंगे? स्पर्धा से बच जाएंगे। और सुनो, वहां आपको एनसीईआरटी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बता रखा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और आप स्वयं उसको करेंगे। जैसे मैकऑर्थर ने बताया था, मैकऑर्थर, यस। तो मैं दूसरा एग्जाम्पल यहां पर लेता हूं, है ना बेटा, कि कैसे वो निष्कासन से बचती हैं, प्रतिस्पर्धा से बचती हैं। फोरेंजिंग पैटर्न का बताता हूं मैं आपको। तो देखिए वहां पर एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी ने दे रखा है,
मैक ऑर्थर ने बताया था, मैक ऑर्थर ने बताया था कि एक ही पेड़ पर फुदकी, वार्बलर की 5 जातियां, वार्बलर यानी फुदकी की 5 जातियां आराम से रह रही हैं, है ना बेटा। वार्बलर फुदकी पर 5 प्रजातियां, है ना, अपने फोरेंगिंग पैटर्न, मतलब भोजन ढूंढने के समय में बदलाव करके, भोजन ढूंढने के समय में बदलाव करके प्रतिस्पर्धा को न्यूनतम कर रही हैं, प्रतिस्पर्धा को न्यूनतम कर देती हैं और आराम से वहां रह रही हैं, जो आपको एनसीईआरटी में बहुत मस्त बता रखा है बेटा। तो देखिए इस प्रकार सबसे पहले स्पर्धा, भाई सामान्यतः 2 निकट संबंधी जातियों में संसाधनों के समान होने पर होती है, लेकिन वहां आप सदैव नहीं जोड़ सकते हो। सदैव है तो मैंने आपको केस बता दिया कि 2 बिल्कुल असमान जातियों में स्पर्धा हो सकती है, और कभी कभी संसाधनों के पर्याप्त होने के बावजूद भी हो सकती है बाधा प्रतिस्पर्धा। फिर आधुनिक परिभाषा आया कि एक की प्रेजेंस में दूसरे के आर वैल्यू घट जाए। फिर आपका बेटा गोसे का स्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत आया। गोसे का स्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत क्या कहता है, लेकिन वो भी सदैव ये बात नहीं है, उसके उदाहरण आए। और उसके बाद आपका संसाधन साझेदारी, और संसाधन साझेदारी बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आप पूरी स्पर्धा को बेटा एनसीईआरटी से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट लेक्चर में अमेंसलिज्म, और नेक्स्ट लेक्चर में अपना स्टार्ट हो जाएगा इकोसिस्टम, पारितंत्र। ठीक है बेटा, तो थैंक यू वेरी मच।